Hello everyone. Hope you all are doing well these days. I am Erika Sethi, working as assistant professor in Chandigarh Polytechnic College, Khadaun. I will be teaching you PHP. So here we start with our course. Array. Array क्या होता है? Group of similar elements in a contiguous memory. ठीक है, ये हमने सी में भी पढ़ा है एरे क्या होता है और जावा में भी पढ़ा है. इसके अंदर तीन टाइप के एरे होते हैं. ठीक है, और इसको हम जब जो वैल्यू हम स्टोर करते, जैसे हमने स्टोर करी वैल्यू 10, 50, कॉन्टिन्यूस मेमोरी होती है 1, 2, है ना. मेमोरी हमारी वो रहती है, कॉन्टिन्यूस रहती है इसके अंदर 460. ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? एरे इंडेक्स. ओके, कौन कौन से तीन टाइप के? न्यूमेरिक एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे. अब हम न्यूमेरिक एरे क्या होगा? जिसके अंदर हम इसका इंडेक्स क्या होगा? न्यूमेरिक होगा. ठीक है, और जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एक लीनियर फैशन में रहेगी. एसोसिएटिव में क्या होगा? जो हमारे इंडेक्स है वो एज हम स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे. ठीक है, वो हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आप सबको क्लियर हो जाएगा. So these stores the element value in association with the key values rather than the strict linear order index. इधर क्या होगा? एक हम association यूज करेंगे वैल्यू स्टोर करने के लिए. अभी हम फर्दर सब एग्जांपल्स देखेंगे. मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसके जो एरे के अंदर बहुत सारे एरे हों उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे. न्यूमेरिक एरे, न्यूमेरिक एरे क्या स्टोर करेगा? नंबर, स्ट्रिंग और एनी ऑब्जेक्ट पर जो उसका वो क्या होगा? इंडेक्स क्या रहेगा? एक लीनियर रहेगा. ठीक है, एक लीनियर न्यूमेरिक वे में चलेगा जो किससे स्टार्ट होगा? 0 से. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल देखते हैं. देखो PHP, और अब हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा है एक नंबर का, और एरे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. अब फॉर ईच हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर ईच हम यूज करते हैं फॉर एरे. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर है और उसका वैल्यू क्या है वो आ जाएगा. तो यहाँ पे आएगा फॉर ईच का जब चलेगा यहाँ पे फॉर नंबर एक, फर्स्ट का क्या है? 1 वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, वैल्यू इज 1 आ जाएगी. सेकंड मेथड, इसको हम सेकंड मेथड क्या है हमारा एरे डिक्लेयर करने का? नंबर ब्रैकेट 0, 1. नंबर जो तुम्हारा वेरिएबल है सेकंड इंडेक्स में क्या आएगा तुम्हारा? 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी नंबर एज 1. वैल्यू क्या है? नंबर क्या है इसमें? फर्स्ट 0, 0 पे क्या स्टोर करा है हमने? 1. ठीक है, तो फर्स्ट हमने जो करा था 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब जो हमने दूसरे पे स्टोर करा था 0 पे हम क्या स्टोर कर रहे थे? 1. 1 पे हमने क्या स्टोर करा था? 2, एंड 2 पे हमने क्या स्टोर करा था? 3, एंड 3 पे 4, एंड 4 पे हमने क्या स्टोर करा था? 5. ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव एरे. एसोसिएटिव एरे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं न्यूमेरिक में, बट यहाँ पे हम जो न्यूमेरिक को है ना किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, एसोसिएटिव विल हैव देयर इंडेक्स एज अ स्ट्रिंग, जो मैं आपको बताया एज अ स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे. न्यूमेरिक को हम स्ट्रिंग में करते हैं. सॉरी मैं गलत बोल गई थोड़ा. So that we can establish a strong relationship between key and key values. ठीक है, इसका एग्जांपल है to store the salaries of employees in an array, a numerical index array would be the not the best choice. Instead of that, we can store the value with their name, employee name. Okay, so यहाँ पे एक याद रखना बात, जो हम एसोसिएटिव मेमोरी में जो इंडेक्स की जगह जो न्यूमेरिक यूज करेंगे उसे हम सिंगल कोटेशन में करेंगे, नॉट विथ डबल कोटेशन. ठीक है, सी द फर्स्ट एग्जांपल. अब यहाँ पे मोहम्मद की सैलरी है 2000.
कदीर की सैलरी है 1000, जारा की सैलरी है 500। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मोहम्मद ऑफ सैलरी। अब देखो हम क्या लिखते थे, जब हम याद करो, हम सी में या न्यूमेरिक में क्या कर रहे थे, अगर हमें फर्स्ट वाले की सैलरी निकालते तो हम क्या लिखते थे, सैलरी 1। यहाँ पे सैलरी 1 की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दी, मोहम्मद। फर्स्ट पे क्या है सैलरी में, मोहम्मद। ठीक है, सैलरी 1 में मोहम्मद। सैलरी अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या आएगा, 2 पे हमने क्या कर दिया, क्या हमने वो डाल दिया स्ट्रिंग कदीर। ठीक है, अभी ऐसे हो जाएगा, आई एम राइटिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एम, क्याऊ एंड जारा। अब हमें अगर मोहम्मद की सैलरी निकालनी है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 वी विल राइट मोहम्मद। If we want to get the salary of Kadir, instead of writing 2, we will write Kadir. Instead of 3, we will write Zara. ठीक है, अब हमें सैलरी चाहिए तो क्या होगा, सैलरी ऑफ कदीर डॉट सैलरी ऑफ कदीर। कदीर मतलब सेकेंड वन, तो मतलब 1000। इसका आंसर क्या आएगा, 1000। ठीक है, अब सेकेंड तरह से हम ले तो सिंपल हमने सैलरी लिखनी है हाई लो मीडियम, तो हम क्या करेंगे, सैलरी सिंगल क्विट, जो हमने इंडेक्स दिए एरे, इसका एरे इंडेक्स नाउ हाई मीडियम लो। ठीक है, इधर हम बंद कर देंगे पीएचपी को। ठीक है, सॉरी उधर बंद नहीं करेंगे, इधर बंद करेंगे। सैलरी ऑफ मोहम्मद इज डॉट सैलरी मोहम्मद, वो लगा के हमने ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पीएचपी बंद करेंगे, यहाँ पे हम पीएचपी नहीं बंद करेंगे। So that was on second slide, was misunderstood by me। ठीक है, तो ये इस तरह चलेगा। ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट, फर्स्ट में क्या था 2000, 1500, फिर हमने हाई मीडियम लो लिखा था। ठीक है, दिस वाज द आउट। मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन में क्या होगा, एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे होना। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखेंगे इसका। अब इसके अंदर हमने क्या करा है, एक हमने एरे बनाया है, वी क्रिएटेड अ 2 डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर हमने 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाए, वो भी 3 सब्जेक्ट के। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव एरे, यू कैन क्रिएट ए न्यूमेरिक वे द सेम फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, मार्क्स हम एक एरे बना रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मोहम्मद मोहम्मद और उस एक एरे हमने बड़ा एरे लिया, ये सपोज एक एरे है पूरा। ठीक है, एक एरे है, ये पूरा एक एरे है, इसके अंदर हमने एरे और बना लिया, जिसके अंदर हमने मोहम्मद के मार्क्स लगाए हैं फिजिक्स में 35, और मैथ्स में क्या है 30, केमिस्ट्री में कितने हैं 39। ठीक है, एक हमने और एरे बनाया है जो कौन से नाम से है, कदीर के नाम से, और सेम वे हमने जारा का भी एक ऐसे ही एरे बना लेंगे। ठीक है, अब अब इसको एक्सेस कैसे करना है, एक्सेसिंग द मल्टी डायमेंशन एरे। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास एरे का एरे लेना है, तो हमें 2 चीजें रखनी पड़ेंगी। जैसे हम मल्टी डायमेंशनल सी में करते तो हम क्या लिखते थे, सपोज किसी भी मार्क्स को निकालना है तो हम क्या करते थे, मार्क्स 0 2 1। यहाँ पे हमारा 2 क्या था, कदीर था, कदीर के मार्क्स, और 1 क्या था हमारा फिजिक्स। तो सेम वे से हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो मोहम्मद का मार्क्स फिजिक्स में चाहिए, कदीर के मार्क्स मैथ्स में चाहिए, तो कदीर फिर मैथ्स। अब सी में होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 2 2। ठीक है, जारा के मार्क्स केमिस्ट्री में चाहिए तो जारा केमिस्ट्री। अगर सी में होते तो हम क्या लिखते, 3 3। अगर हमें जारा के मार्क्स चाहिए होते उसके अंदर तो हम 3 1 लिखते। इसके अंदर हम पीएचपी में क्या लिखेंगे, इसमें
Zara physics. Okay, this will be the output. Now here comes, we start with the string topic. String क्या होती है? Collection of your characters. Okay. तो है भी सेम वे जैसे हम सी में असाइन करते हैं वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल में करेंगे. जो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, डॉलर वेरिएबल देन द योर स्ट्रिंग. ठीक है, या हम सीधा उसे इको स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंगल क्विट और डबल क्विट. देन द हेडेड डॉग सिंटेक्स या न्यूल डॉग सिंटेक्स जो PHP 5.3 से है. ठीक है, अब सिंगल क्विट में क्या होगा, हम सिंपल सिंगल क्विट में ही लिख देंगे. मैंने बोला इको में भी हम सीधा लिख सकते, तो हमने इको में लिख दिया लॉग इन टू पेज टू व्यू दिस पेज टेम्पलेट. हमने ये लिख दिया सिंपल, ये इको कर देगा बाहर हमारा. सिंगल क्विट में है ये हमारा. ठीक है, देखो अगर इस कह रहा है कि PHP जो सिंगल क्विट है इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग करेंगे, तो हम क्या कर देंगे वहां पे एक स्टेप लगा देंगे, तो इसके साथ ये कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, अब अब एक और मेथड, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि डबल क्विट यूज करना. ठीक है, अब इसके अंदर हम ज्यादातर डबल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं ज्यादातर इसके अंदर. ठीक है, PHP के अंदर. तो अब हम इसका कंसेप्ट समझते हैं. हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू पहले सिंगल क्विट्स में दे रहे थे, अब क्या करेंगे हम डबल में दे देंगे. अब नेक्स्ट में हम एग्जांपल देखते हैं. देखो PHP सिंटेक्स के पवन कुमार सखे. अब इको हमने क्या करवाना, माय नेम एंड सुरेंद्र गंधम इज फ्रेंड सिंस फ्रॉम माय कॉलेज. देखो द अबव एग्जांपल विल क्रिएट अ सिंपल स्ट्रिंग variable by my name with the value of Pavan Kumar. This string can now be used at any time in the PHP program you want. ठीक है, अब हमने जो ये बना दिया, हम इसको कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. जो हमने my name के अंदर अब हमने अपना स्ट्रिंग डाल दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या करा है हमने. अब हमने ये डबल कोटेशन मार्क से करा, पहले हमने सिंगल से करा था, अब हम डबल से कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आई वॉन्ट 1000 रुपीज नाउ अर्जेंटली. अब इसके अंदर ये बात ध्यान रखना, स्पेशल कैरेक्टर हम यूज करें इन फॉर अ लाइन फीड और डॉलर फॉर डॉलर साइन के लिए. ठीक है, अब हमने डॉलर ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारा वेरिएबल का रहता है, तो हम इसको डॉलर आगे लगा सकते हैं. द कंटेंट इज अपीयरिंग आफ्टर द लाइन फीड. तो ये क्या आएगा, आई वॉन्ट $1000. ठीक है, इस तरह आएगा और ये नेक्स्ट लाइन में आएगा एन से. हेयर डॉग क्या करेगा, आपने क्या करना है इसके अंदर ये सिंबल लगाना लेस देन का 3 बार. ठीक है, इससे क्या होगा, एक क्या करेगा कि इमीडिएटली एक न्यू लाइन दे देगा आपको टू राइट एनी टेक्स्ट. ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. इससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जब इसको लिखेंगे ना इसके अंदर कुछ भी, जैसे दिस इज माय बुक, अगर तो हमने दे दिया इसके बाद स्पेस, दिस इज यहाँ पे स्पेस दे दिया तो ये नहीं चलेगा. हमें यहाँ पे स्पेस नहीं देना, सिंपल यहाँ पे दिस इज माय बुक नेक्स्ट लाइन में, तब ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा. ठीक है, और इसके अंदर क्या रहना चाहिए, सिर्फ अल्फा न्यूमरिक
करेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। और ये जो स्टार्ट है वो किससे होना चाहिए, विद एन अंडरस्कोर और नॉन डिजिट करेक्टर से। सपोज देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा रखा है, एक लिया डेमो, इट इज एन वैलिड एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने डेमो कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज एन वैलिड एग्जाम्पल। ओके, अब ये न्यू डॉग, ये भी उसी की तरह सिमिलर है, ठीक है। इसके अंदर बट क्या चीज नहीं होगी, इसके अंदर एक पार्सिंग नहीं होती है। ओके, इसके अंदर हम जो आइडेंटिफायर है उसे सिंगल कोट्स में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, न्यू डॉक में हम सिंगल में रख रहे थे और हेयर डॉक में हम डबल में रख रहे थे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। देखो यहाँ पे हम सिंगल में रख रहे हैं, वहां हम डबल में रख रहे थे। देखो, वेलकम टू सीपीसी लर्न विद न्यू डॉक एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट पे हम जाएं, मैंने यहाँ पे लिखा वी आर नॉट स्टोरिंग स्ट्रिंग, इसके अंदर किसी की चीज के अंदर भी स्ट्रिंग अपना स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो क्या वेलकम टू सीपीसी लर्न विद न्यू डॉक एग्जाम्पल दोनों ही डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो, ठीक है। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली यूज करेक्टर्स जो हम यूज करते हैं डबल कोटेशन में, और जो बैक स्लैश से जो भी हम यूज करते हैं वो सब देखते हैं। जैसे एन से क्या होगा, बाय न्यू लाइन, टी से टैब, और डॉलर जो है ये बैकस्लैश एस है वो किससे हम रिप्लेस कर, हमने डॉलर साइन से। जो रिप्लेस है वो किससे, कैरिएज रिटर्न से, ठीक है। और जो डबल ये फॉरवर्ड स्लैश है वो हमने बैक स्लैश से, ठीक है। जो रिप्लेस है ये डबल कोटेशन से करें और ये सिंगल कोटेशन से, ठीक है। द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद डॉलर आर ट्रीटेड एज योर वेरिएबल। तभी हमने क्या कर रहा था, हमने लास्ट एग्जांपल आपने देखा था ना, हमने क्या लिखा था, 100, ऐसे लिखा था ना, डॉलर की क्या हो जाए कि ये आ जाए $100 लिखा आ जाए, ठीक है। वरना डॉलर लिखते तो क्या बच जाता हमारा, वेरिएबल, ठीक है। अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखते हैं। STRLN जो हमने सारे सी में पढ़े थे वही सब है ये। STRLN क्या करेगा तुम्हारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या फाइंड करेगा तुम्हारा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा था वो 5 का है। STRV रिजर्व ऑफ द स्ट्रिंग, इसको क्या करेगा, हेलो वर्ड को रिजर्व करके रिवर्स करके लिख देगा, ठीक है। रिप्लेस, ये क्या होगा कि जो रिप्लेस कर देगा, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है ये, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिप्लेस किससे हो जाएगा, सेकेंड वन से, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा था, हाय एवरीवन, हाय हेलो, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग बिफोर रिप्लेसमेंट क्या था और स्ट्रिंग अब रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा। हमने यहाँ पे देखो ये लिखा, पहले सर्च लिखा हमने, ये सर्च वाला लिखा, फिर हमने कौन सा लिखा, जो हमने रिप्लेस करना है, फिर हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग लिखा, फिर हमने इसको बोला कि तुम काउंट बता देना, ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग बिफोर रिप्लेसमेंट, हाय एवरीवन। अब यहाँ पे क्या है, हमने रिप्लेसमेंट करी थी हाय की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेलो एवरीवन। और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी करी है हमने, एक करी है। हाय, हाय को मैं किससे रिप्लेस कर दिया, हेलो से, ठीक है। व्हाट दिस विल बी डू, पोजीशन STS POS, हम एक स्ट्रिंग देंगे, हम उस स्ट्रिंग की दूसरे स्ट्रिंग में पोजीशन फाइंड करें कि वो है या नहीं है, ठीक है। अगर वो मिल जाएगा तो पोजीशन हमें स्टार्टिंग पोजीशन उसकी बता देगा, वरना तो फॉल्स कर देगा। जैसे हमने हेलो गर्ल में गर्ल की करी, अब हम हेलो हाउ आर यू के अंदर आर की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 16 एंड 13 पे वो दोनों प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन,
ठीक है। ट्रिम, ट्रिम मतलब हम उसे काट देंगे, ठीक है। जो हमारे व्हाइट स्पेसेस है या कुछ स्ट्रिंग है उसे हम निकाल देंगे, ठीक है। ये ट्रिम का काम करेगा। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? ए ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें बार बार चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, उसको एक फंक्शन बना के रख लेते हैं, और जब भी वो हमें चाहिए होता है हम बस उसका फंक्शन का जो नेम है उसके के थ्रू उसे कॉल करते रहते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड को। इट्स वेरी गुड फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। बार बार वो कोड लिखने से अच्छा है हम उस कोड को एक बार ही लिख लें, ठीक है। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम लोग सब अभी आगे देखेंगे, विच आर स्टोर्ड इन दिस, हम आगे सब देखते हैं, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं हम इसके अंदर, सेम जो पहले हम सब पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन कैसे करते हैं हम? कोई भी नेम लिखेंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग होना चाहिए उसका, ब्रैकेट में बंद करते हैं, हम उसे कीवर्ड देते हैं फंक्शन का। फंक्शन को कॉल करने के लिए जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज हम सपोज लिख रहे हैं ओपन नाम का वो फंक्शन है, ओपन और ब्रैकेट, राइट, हम ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर, कोई नंबर से नहीं हो सकता है, क्या किससे स्टार्ट हो सकता है? अल्फाबेट या अंडरस्कोर से। फंक्शन नेम केस सेंसिटिव, इज नॉट केस सेंसिटिव। देखो फंक्शन, फंक्शन का नेम और एग्जीक्यूटेबल कोड। देखो अब इसके अंदर हम पहले सी में क्या करते थे, सिंपल फंक्शन का, हम सिर्फ कोई फंक्शन बना रहे तो हम कैसे लिखते थे, जैसे ओपन मैंने बनाया था, ओपन ऐसे, ठीक है। बट इसके अंदर हमें क्या पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है, तभी ये फंक्शन बनेगा। फंक्शन इको, दिस इज CSC 1 यहाँ पे मैंने फंक्शन बंद करा, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे आके वो कॉल हो जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन, ठीक है। ये कॉलिंग फंक्शन है और ये इसको हमने कॉल करा है, फिर कॉलिंग फंक्शन ये आ जाएगा, दिस इज क्लास 1 विद आर्ग्यूमेंट। सब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट कैसे दिए जाएंगे, जो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर किससे होंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे, ठीक है। देखो फंक्शन, फंक्शन का नेम, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड। तो देखो यहाँ पे हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कितने हैं, कितने पास करें इसके अंदर पैरामीटर, 3 पैरामीटर हमने पास करें। प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 इंटू 3, ठीक है। द प्रोडक्ट इज, ये जो आंसर होगा वो आगा, और हमने यहाँ पे पास कर दिया 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या होगा 30। अब इसमें क्या है, सेटिंग अप अ डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर अ फंक्शन पैरामीटर, ठीक है। हम देखते हैं, देखो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमने दे दिया इसके अंदर, नंबर 1 हमें इसके अंदर ही दे दिया 12 जो चेंज नहीं हो सकता, एक हमने STR दे दिया, STR, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इस नेम इज दिस, STR हमने एक स्ट्रिंग दे दिया, उसका नम हमने जो है ये डिफाइन कर दिया, 12 कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब फंक्शन देखो, राम एंड 15, इन दिस वी कॉल द डिफॉल्ट वैल्यू 12। यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान से देखना, अगर हमने लिख दिया सीता 15, 50 लिख लो, तो वो क्या होगा कि जो 12 है वो वहां पे ओवरराइट के 50 हो जाएगा। जब अगर हमने यहाँ पे दे दिया राहुल
ठीक है, और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो वो चेंज नहीं होगा और कोई एरर नहीं आएगा। वो क्या होगा यहाँ पे, मैं यही बात आपको बोल रही थी, आप कंफ्यूज हो गए। जो चेंज नहीं होगा वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, सीता 50 आ जाएगा। सीता इज 50 और राहुल इज 12। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई वो सब बात में एक्सप्लेन कर रखी है। रिटर्निंग का फंक्शन, जब हम रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे तो वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, फंक्शन मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट कर दिया, हमने अब रिटर्निंग लगा दिया यहाँ पे कीवर्ड रिटर्निंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे वर्क करेगा देखो, स्टोरिंग द रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे जो हमने वैल्यू है वो हमने लिखनी है। ठीक है, अब इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ रिटर्न वैल्यू इज 30। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने वैल्यूज, अब हमने यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को रिटर्न करवाना है। ठीक है, अब रिटर्न जब करवाना है तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा रिटर्न वैल्यू का, जो वैल्यू इसके अंदर हमारी स्टोर हो जाएगी और हम इसके अंदर वैल्यू यहाँ से दिखा देंगे दैट प्रोडक्ट इज 30। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास बाय वैल्यू में क्या रहेगा, फंक्शन नाम क्या है हमारा, वैल्यू फंक्शन, और यहाँ पे नंबर। ठीक है, अब ये आपको नंबर का पता है, जैसे अब हम a लिखते हैं और प्लस इक्वल टू 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, $a इक्वल टू $a प्लस 2। इसमें हमने क्या बोला कि हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं और पास बाय रेफरेंस वो ले रहे हैं हम एक ही प्रोग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा नंबर, नंबर का रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, पास बाय रेफरेंस में अब यहाँ पे हम पॉइंटर जैसे हम सी में लगाते हैं तो सेम वैसे लगा के यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू 10। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस करवा रहे हैं नंबर को, सेम वो जो सेम हमने पीछे करा था नंबर को, यहाँ पे 2 प्लस करवा रहे हैं, यहाँ पे 10 प्लस करवा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंपल नंबर बाय वैल्यू पास करा था, हमने इधर बाय एड्रेस पास करा है। ठीक है, अब देखो वैल्यू फंक्शन, यहाँ पे n जो है वो द रीजनल वैल्यू ऑफ इज स्टिल n। ठीक है, n आएगा, फिर उसके बाद हमने रिटर्न करवाया फंक्शन। अब जो उसकी वैल्यू है वो हमारी चेंज हो चुकी है 20 में, 10 प्लस 10 हो चुका है। ठीक है, अब फॉर्म, फॉर्म क्या होते हैं, अब हमें पता है डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं हम अपने डेटा को, और डिलीट कर सकते हैं इन डेटाबेस। व्हाट इज फॉर्म, फॉर्म क्या है, जिसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। आपने फॉर्म देखे होंगे, जैसे फॉर्म होता है नेम, एज, है ना, डेट ऑफ बर्थ, और नीचे सबमिट लिखा होता है, दैट इज योर फॉर्म। और जो हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है सारी, एक डेटाबेस में, उस डेटाबेस से आप जो है वो इंफॉर्मेशन, अब जो डेटाबेस है हम उसके अंदर से जिस जो हमारे क्लाइंट ने या कस्टमर ने जो इन्फॉर्मेशन डाली हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू आर डेटाबेस। ठीक है, पर स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते, कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन उन्हें दिखा सकते हैं। पर डायनेमिक में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब in next video we will study about the get and post method. Get and post method we will study, and then cookies, then session, then event management, then content management we will study in next lecture. So thank you guys.